ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में इस तरह का एक टेबल आ जाए और वो आपसे कहे कि भाई इस टेबल को कन्वर्ट करो 2NF के अंदर, तो मुझे बताइए 2NF में अगर आपने उसको कन्वर्ट करना है तो आपका स्टेप वन क्या होगा? व्हाट वुड बी योर स्टेप वन? 2NF में लेके जाने के लिए सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 2NF में लेके जाने के लिए सबसे पहले मुझे इसको 1NF में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टेप वन होगा कन्वर्ट इनटू 1NF। तो इसको अगर मैं 1NF में लेके जाऊं तो जरा पहले आप लोग बनाए ना अपने पास, फिर मैं यहाँ पे शो करता हूँ और मुझे आपने बताना है कि क्या आपका और मेरा ठीक है। पहले आप लोग ट्राई करें, इस टेबल को 1NF में कन्वर्ट करें। शाबाश। अपने पास इस टेबल को 1NF में कन्वर्ट करें, फिर आपको मैं अपना आंसर रिवील करता हूं ताकि हम एक दफा क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि आपको 1NF में कन्वर्ट करना आता है या नहीं आता। बाय द वे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? 1NF के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है बोला? 1NF में प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि एक सेल में मल्टीपल वैल्यूज हैं और डेटाबेस बेचारी कंफ्यूज हो रही है कि किसको पिक करना है किसको पिक नहीं करना। तो ये प्रॉब्लम्स हैं इस सेल के अंदर, ये प्रॉब्लम होती है इसमें। जो डेटाबेस है वो बेचारी कंफ्यूज होती रहती है। तो कन्वर्ट कीजिए जरा। प्रॉब्लम मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दी है। जी। मजाक ना करें प्लीज, सीरियस हो जाए। हाँ जी, हो गया कन्वर्ट इनटू 1NF। कन्वर्जन हो गई है 1NF के अंदर। अच्छा, रूल क्या है? मैं पहले आपको रूल बता देता हूँ। 1NF में कन्वर्ट करने का रूल ये है कि हर सेल में सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए और रिपीटिंग ग्रुप्स को आपने रिमूव कर देना। हर सेल में एक वैल्यू होनी चाहिए और रिपीटिंग ग्रुप्स को आपने क्या कर देना है? रिमूव कर देना। हर सेल में देयर शुड बी वन वैल्यू, रिपीटिंग ग्रुप्स को आप रिमूव कर देंगे और जो इसका आंसर बनेगा, जो इसका टेबल बनेगा, दैट वुड बी सम हाउ लाइक दिस। हाँ जी, ऐसा ही बन रहा है आपका टेबल। यही टेबल आ रहा है आपके पास। ये अली को 3 दफा करना और अहमद 2 दफा हो गया। जी दोस्त, ऐसा ही है। देखें ऊपर, अली ने 3 पेपर पढ़ने थे, तीनों एक ही सेल में आ रहे थे, तो हर सेल में सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए थी। तो हमने बड़ी आसानी से इस एक टेबल को एटलीस्ट किस में कन्वर्ट कर लिया? 1NF में कन्वर्ट कर दिया। जी जी, ये मुबारक हो। अब मुझे यहां से बनाना है 2NF। हाँ जी, अब मुझे क्या करना है? 2NF में कन्वर्ट करना। मेरे पास 1NF का टेबल है, मेरे पास 1NF का टेबल आ गया।
अब 2NF में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है हमारे पास कॉम्पोजिट प्राइमरी की होनी चाहिए, याद है? स्टेप 2 किसी को अगर याद हो, कॉम्पोजिट प्राइमरी की यानी कि ऐसी प्राइमरी की जिसमें दो कॉलम्स यूज होते हैं। अगर मैं देखूं सिर्फ इस टेबल के अंदर, तो यहां पे तो मेरे पास एक ही प्राइमरी की है ना, स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी तो स्टूडेंट नेम के लिए है, मगर कोर्स के नेम के लिए भी कोर्स आईडी होनी चाहिए दोस्तों। कोर्स के नेम के लिए भी देयर शुड बी अ कोर्स आईडी। तो ये मैंने टेबल आपके सामने रखा है, ये देखें जरा इस टेबल। जी, कनेक्शन शायद बीच में चला गया था। मुझे कंफर्म कीजिएगा, वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? प्लीज कंफर्म कीजिएगा, वॉइस सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि हमने इस टेबल को पहले कन्वर्ट किया 1NF के अंदर। रूल क्या था कि हर सेल में एक वैल्यू होनी चाहिए, रिपीटिंग ग्रुप्स को खत्म करो। तो इस तरीके से बन गया। फिर 2NF में लेके जाने के लिए हमें कॉम्पोजिट प्राइमरी की का इस्तेमाल करना होता। और आपको पता है कि कॉम्पोजिट प्राइमरी की क्या होती है? ऐसी की जो कि दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करे। दूसरा वेरिएबल पहले इस टेबल पे तो नहीं था, यानी कि कोर्स आईडी तो इसमें मौजूद नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने कोर्स आईडी यहां पे शामिल किया। अब ये दो जो कॉलम्स है मेरे पास, स्टूडेंट आईडी का कॉलम और कोर्स आईडी का कॉलम, ये दो कॉलम्स मेरे पास जो रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज कॉम्पोजिट प्राइमरी की। दैट इज कॉम्पोजिट प्राइमरी की। ये जो दो कॉलम्स हैं, ये दो कॉलम्स किस चीज के हैं? कॉम्पोजिट प्राइमरी की के। अच्छा, मुझे देख के बताइए डिपेंडेंसीज। अब देख के मुझे मुझे बताइए डिपेंडेंसी कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? कौन किस पे डिपेंड कर रहा है जी? डिपेंडेंसीज को देखें जरा। स्टूडेंट नेम सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? स्टूडेंट आईडी पे जनाब, ऐसे ही। स्टूडेंट नेम सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड करता है। और कोर्स का जो नेम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कोर्स आईडी पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे ही दोस्तों। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी जब मैं ये इकट्ठा लिखूंगा तो ये पूरी की बन जाएगी, लेकिन पार्शियल डिपेंडेंसी के साथ। की पूरी बन गई है मगर इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है। मैं यहां लिख भी देता हूं, की पूरी बन गई है मगर इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि स्टूडेंट नेम सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? आईडी पे। स्टूडेंट नेम कोर्स आईडी पे डिपेंड नहीं करता। कोर्स नेम
किस पे डिपेंड करता है? कोर्स आईडी पे। कोर्स नेम स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, अगर मैं इसको कंबाइन करके देखूं तो ये पूरी की है। लेकिन जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, जो नेम, जो नॉन की मींस जो नेम्स है, नॉन की मींस जो नेम्स है, वो सिर्फ की के एक हिस्से पे डिपेंड करते हैं। इसको मैं कहता हूं, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। तो अब अगर मुझे इसको 2NF में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस एक टेबल से 3 टेबल्स निकालने पड़ेंगे। एक टेबल बन जाएगा स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम का, कुछ ऐसे। एक टेबल बन जाएगा जिसमें सिर्फ स्टूडेंट आईडी आ रहा होगा, स्टूडेंट का नाम आ रहा होगा, यानी कि इसको मैं अलग कर दूंगा, इसको मैं सेपरेट कर दूंगा। फिर एक टेबल बनाऊंगा कोर्स का, जिसमें कोर्स आईडी और कोर्स का नेम आ रहा होगा। इसमें क्या आ रहा है? कोर्स आईडी और कोर्स का नेम आ रहा है। और तीसरा टेबल मैं बनाऊंगा, अब देखें, मुझे बताइए, स्टूडेंट कोर्स में एनरोल होगा ना, रिलेशन क्या डेवलप हुआ है? रिलेशन क्या डेवलप हुआ है इन दो टेबल्स के बीच में? रिलेशन डेवलप्ड कौन सा है? रिलेशन डेवलप्ड इज स्टूडेंट इज बीइंग एनरोल्ड इन कोर्सेस। तो इसका मतलब है कि मुझे इस रिलेशन का भी एक टेबल बनाना है। इसको हम कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ईआर मॉडल। ये ईआर मॉडल ना पहले बहुत डिटेल में आपके कोर्स का पार्ट हुआ करता था, बट आई के अपने रिसेंट चेंजेस के अंदर इस ईआर मॉडल को आपके सिलेबस से निकाल दिया, मगर वो ये भूल गए हैं कि बच्चों को ये बताना जरूरी है कि इन दो डेटाबेसेस के अंदर रिलेशन क्या है। इन दो डेटाबेसेस के अंदर रिलेशन क्या है? तो इनमें रिलेशन क्या है, इनमें रिश्ता क्या है? इन दो डेटाबेसेस को मैं कब जोड़ सकता हूं? सिर्फ उस वक्त जोड़ सकता हूं जब ये बच्चा किसी कोर्स में एनरोल हो रहा हो। तो एनरोलमेंट के नाम से एक नया टेबल बन जाएगा, और जिसमें दोनों की प्राइमरी कीज ही आ रही होंगी। जिसमें दोनों की क्या आ रही होंगी? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कीज आ रही होंगी। दोनों की क्या आ रही है? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कीज आ रही। जी मुझे बताइएगा दोस्त, यहां तक आपको सारी बातें क्लियर है? एक दफा मैं इसको जूम आउट करता हूं ताकि आप ये सारी बातें अपने पास नोट कर लें। आप अपने मोबाइल को जूम इन करके देख सकते हैं, मैं उसका फायदा कोई नहीं होगा। तो चले, ऐसे कर लेते हैं। कंफर्म कीजिएगा यहां तक सारी बातें में क्लियर है? ये एक नॉट नॉर्मलाइज्ड टेबल था। इसको पहले कन्वर्ट करना है। 1NF के अंदर कन्वर्ट करने के लिए रूल बता दिया कि हर सेल में एक वैल्यू होनी चाहिए। कन्वर्ट हो गया। जब कन्वर्ट हुआ तो मसला ये आया कि ये 101 बार 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 रिपीट हो रहा था। हमने ये भी खत्म करना है, जो उसके रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, जो इसके रिपीटिंग ग्रुप्स हैं उसको रिमूव करना था। तो रिमूव करने के लिए हम लोगों ने देखा प्राइमरी की, तो पता चला कि दो प्राइमरी कीज है, एक स्टूडेंट आईडी और एक कोर्स आईडी। और ये पता चला कि स्टूडेंट आईडी सिर्फ स्टूडेंट नेम पे डिपेंड करती है और कोर्स आईडी सिर्फ कोर्स नेम पे डिपेंड करती है। तो इनको आपस में जब जोड़ के एक टेबल बना देंगे, दैट टेबल विल बी कॉल्ड अ कॉम्पोजिट प्राइमरी की टेबल। तो यहाँ मुझे प्राइमरी की मेरे पास बन गई है, बल्कि इसको ऐसे लिखना चाहिए था, जो मेरे पास कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट प्राइमरी की बन गई है, वो ये। दिस इज माय कॉम्पोजिट प्राइमरी की। दिस इज माय कॉम्पोजिट प्राइमरी की। और
जो स्टूडेंट आईडी है उसका कोई ताल्लुक कोर्स नेम के साथ नहीं है, कोर्स आईडी का कोई ताल्लुक स्टूडेंट नेम के साथ नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी, यानी कि डिपेंडेंसी है मगर पूरी पूरी नहीं है। स्टूडेंट नेम सिर्फ स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड करता है, कोर्स आईडी पे डिपेंड नहीं करता। इसको हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। तो फिर अच्छी बात क्या है कि स्टूडेंट टेबल अलग कर दो, दिस इज माई स्टूडेंट टेबल। इसी तरह कोर्स टेबल को अलग कर दो, और इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या है, एनरोलमेंट का, उसका टेबल ही अलग बना दो। तो जब कोई नया बच्चा ऐड होगा उसको हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे, जब नया कोर्स ऐड होगा उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे, और जब कोई नई एनरोलमेंट होके आएगी उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। सो दिस इज द कन्वर्जन इन 2NF। स्टूडेंट नेम सिर्फ स्टूडेंट टेबल में आ गए हैं, कोर्स का उसमें आ गया है। अब किसी भी तरह की कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसलिए मैं उसको क्या कहूंगा, इसलिए मैं उसको कहूंगा 2NF। जितनी भी पार्शियल डिपेंडेंसीज थी वो सारी की सारी क्या हो गई हैं दोस्तों, खत्म हो गई। मुझे फीडबैक दीजिएगा यहां तक सारी बातें हमें क्लियर। हाँ जी, यहां तक मुझे बताइएगा 2NF में कन्वर्जन सारी हमें समझ आती है। अब चलते हैं 3NF के अंदर। अब चलते हैं किसमें, 3NF के अंदर चलते हैं। 3NF में इसकी कन्वर्जन को देखते हैं। 2NF में टेबल्स कौन से हैं, एक दफा देख लें। स्टूडेंट टेबल है मेरे पास, कोर्स टेबल है मेरे पास, और एनरोलमेंट टेबल। ये मेरे पास तीन टेबल बने हुए हैं, स्टूडेंट टेबल, कोर्स टेबल और एनरोलमेंट टेबल। ये मेरे पास तीन टेबल्स बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, 3NF में आता हूं। तो 3NF के अंदर जरा देखते हैं। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी। अच्छा, अब ये जो कोर्स आईडी है, क्या, मुझे बताना, ये जरूरी है कि कॉलेज के अंदर हमेशा एक ही बंदा ये कोर्स पढ़ा रहा होगा? क्या मल्टीपल टीचर मल्टीपल कोर्सेज पढ़ा सकते हैं? ऑडिट, टैक्स, लॉ, आईटी, क्या एक टीचर ये सारे कोर्स पढ़ा रहा हो? नहीं। तो एक चीज जो मुझे मिसिंग लग रही है वो ये लग रही है कि ये जो कोर्स टेबल है ना, ये जो आपका कोर्स टेबल है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, कुछ ऐसे। मैंने यहां पे क्या किया, अगर आप गौर से देखें इन दोनों टेबल्स को, अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करें, तो मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये एक तीसरा कॉलम ऐड किया है टीचर नेम के साथ। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, तीसरा कॉलम ऐड किया है टीचर नेम, यानी कि ये कोर्स कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, ये कोर्स कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। बाकी सारी बातें हम लोग रिपीट कर लेते हैं, मैं ये सब चीजें उठा के नीचे ले आता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये भी वैसे का वैसे आ गया, और एनरोलमेंट टेबल भी मैं एग्जैक्टली उठा के नीचे ले आता हूँ, ये लो, ये भी वैसे का वैसा नीचे आ गया। तो अब मेरे पास ये दो, दो नहीं तीन
टेबल्स आ रहे हैं। बस फर्क ये है कि मैंने एक 3NF में कन्वर्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया टीचर का। अच्छा, अब मसला क्या है? सपोज करें हर कोर्स एक टीचर का है और टीचर का डिपार्टमेंट भी है। ये जो कोर्स टेबल बनाया ना हमने, सपोज करें कि हर कोर्स एक टीचर का है। सपोज करें कि हर कोर्स हर कोर्स एक टीचर का है और टीचर का डिपार्टमेंट भी है। हर कोर्स एक टीचर का है और टीचर का डिपार्टमेंट भी है, तो मैं इस टेबल को मजीद चेंज करूंगा। यानी कि इस टेबल को मैं मजीद बदल रहा हूं, कुछ ऐसा बना रहा हूं। अब मेरे पास कोर्स आईडी भी आ गई है, कोर्स नेम भी आ गया, टीचर नेम भी आ गया, एक और कॉलम ऐड कर दिया है डिपार्टमेंट के नाम से। एक और कॉलम ऐड कर दिया है डिपार्टमेंट के नाम से, ताकि मैं इसको प्रॉपर 3NF में कन्वर्ट कर सकूं। अब ऑब्जर्व करें जरा कुछ चीजें। ऑब्जर्व करें प्लीज। ये पहले पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट की है, ये भी मैंने कन्वर्ट नहीं किया 3NF में। मैंने सिर्फ क्या किया है, मैं 2NF के टेबल को चेंज करके 3NF में लाने के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को मैंने पहले ऐड किया। तो मैंने ये दो कॉलम्स ऐड किए। मैंने ये दो पहले कॉलम्स ऐड किए और अब मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं वो कुछ ये बात है। आपने मेरे साथ इन तमाम बातों को जरा देखना। मैं कुछ ये बातें ऑब्जर्व कर रहा हूं। नंबर वन, कोर्स आईडी। कोर्स आईडी अगर मैं एंटर करता हूं तो मेरे सामने टीचर का नाम भी आ रहा है, क्योंकि एक कोर्स एक टीचर पढ़ा रहा है। देख रहे हैं, हर कोर्स का एक टीचर है। हर कोर्स का एक टीचर है। हर कोर्स का अगर एक टीचर है, तो जब मैं कोर्स आईडी एंटर करूंगा तो कोर्स नेम के साथ साथ वो मुझे टीचर का नाम भी बता देगा। जब मैं टीचर का नाम एंटर करता हूं और हर टीचर का डिपार्टमेंट भी है, तो वो मुझे रेलेवेंट डिपार्टमेंट भी बता देगा। अब इसका मतलब यह है कि कोर्स आईडी को एंटर करने से पहले कोर्स नेम आ रहा था। अब उसके साथ साथ जब मैं ये कोर्स आईडी एंटर करूंगा तो इस डेटाबेस से वो कोर्स नेम भी पकड़ेगा, टीचर नेम भी पकड़ेगा, डिपार्टमेंट का नाम भी पकड़ेगा। डिपार्टमेंट का नाम भी पकड़ लेगा। डिपार्टमेंट का नाम भी पकड़ लेगा। यानी डिपार्टमेंट डायरेक्टली कोर्स आईडी पे डिपेंड नहीं कर रहा, मगर चूंकि वो इस टेबल में है तो यहां से वो इसकी वैल्यू पिक कर रहा है। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसको मैं क्या नाम देता हूं? इसको मैं कहता हूं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसको मैं जो नाम देता हूं, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। जी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है? एनीवन जो उसको डिफाइन कर सके। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का आसान मतलब होता है कि जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो किसी नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है। एक नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन की, अब देखें, ये जो डिपार्टमेंट है ये भी नॉन की है। इसके साथ कोई की तो लगी नहीं हुई। टीचर नेम भी नॉन की एट्रीब्यूट है।
तो नॉन की एट्रीब्यूट, एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड करता है, यानी कि कामरान का मतलब है कॉमर्स डिपार्टमेंट। फाइनेंस का नाम जब भी आएगा इट मींस कि इसमें टीचर कौन सा होगा? सलमान। बिलाल का जब भी नाम आएगा इट मींस कि ये लॉ का डिपार्टमेंट है इसका। असद का जब भी नाम आएगा इट मींस के आईटी का डिपार्टमेंट है। तो नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड करना, ये चीज है मुझे खत्म करनी है कि नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट हो गया। ये चीज अब मुझे यहां से खत्म करनी है। आई वॉन्ट टू रिमूव दिस थिंग कि नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की पे डिपेंड ना करे। तो सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इनकी अपनी अपनी प्राइमरी कीज खड़ी करनी पड़ेगी। भाई डिपार्टमेंट का नाम आ रहा है ना, डिपार्टमेंट आईडी का एक कॉलम ऐड कर दूं। एम्प्लॉय का नेम आ रहा है, एम्प्लॉय की आईडी कायम कर दूं। तो दोनों की मुझे आईडीज अब एंटर करनी पड़ेगी। अब मैं करूंगा क्या? सबसे पहले मैं यही स्टूडेंट टेबल जो मैंने पहले क्रिएट किया हुआ है, वो तो ठीक है, उसमें तो कोई मसला है ही नहीं। वो तो पहले भी ठीक था और अब भी ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये टेबल बन जाएगा मेरा। फिर दूसरा जो एनरोलमेंट टेबल था वो भी वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें भी कोई मसला नहीं है। असल मसला आया किस टेबल से था, मैंने किस टेबल को छेड़ा था? अगर आपको याद हो तो मैंने जो टेबल छेड़ा था दैट वाज कोर्स टेबल। मैंने इस टेबल को छेड़ा था। तो ये जो कोर्स टेबल है वहां से टीचर नेम के कॉलम को यूज करते हुए मैं क्या करूंगा कि एक टेबल बनाऊंगा जिसमें टीचर नेम और डिपार्टमेंट आ रहे होंगे, यानी कि इनको अलग कर लूंगा, इनको अलग कर लूंगा। जिसमें क्या आ रहा है, टीचर नेम और डिपार्टमेंट आ रहे हैं। और इसी के साथ एक कोर्स टेबल जो मैंने ऊपर खराब कर दिया था, ये वाला कोर्स टेबल जो मैंने ऊपर खराब कर दिया था, इसको रिवैम्प करूंगा कुछ ऐसे। मेरे पास कोर्स आईडी आ रहा है, कोर्स नेम आ रहा है और टीचर का नेम आ रहा है। और टीचर का नेम मतलब जब मैं यहाँ पे नेम टाइप कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से डिपार्टमेंट को फेच करके ले आएगा। ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट को फेच करके ले आएगा। तो अब जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी कि नॉन की एट्रीब्यूट नॉन की पर डिपेंड करता है, वो खत्म। अब जरा गौर करें, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी एक की एट्रीब्यूट है, ये एक की एट्रीब्यूट है, और स्टूडेंट नेम नॉन की एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे की है पहले कॉलम में और नॉन की है दूसरे कॉलम में। नीचे आओ तो यहाँ पे भी की और नॉन की है। नीचे आओ तो यहाँ पे ये जो है, अब यहाँ पे जो टीचर का नेम है, जो टीचर का नेम है वो एज अ की एट्रीब्यूट काम करना शुरू हो गया। और नीचे कोर्स आईडी, कोर्स नेम और टीचर नेम। कोर्स आईडी एंटर करूंगा, कोर्स नेम आ जाएगा। और चूंकि कॉलेज के पास पढ़ाने वाली फैकल्टी भी एक ही है, ये कॉलेज का रूल है कि उसके पास सिंगल फैकल्टी मेंबर है, तो उस फैकल्टी मेंबर का नाम वो ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा। और जब ये नाम सर्च करेगा तो डिपार्टमेंट भी ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट टीचर पर डिपेंड कर रहा था, कोर्स पर नहीं कर रहा था। टीचर और डिपार्टमेंट को अलग अलग टेबल में शिफ्ट इसीलिए किया है कि उनकी डिपेंडेंसी बरकरार रहे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 1NF 2NF 3NF में होता क्या है बेसिकली,
कुछ ये होता है कि 1 NF के अंदर रिपीटिंग वैल्यूज को हम खत्म करते हैं, 2 में पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म करते हैं, और 3 में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को खत्म करते हैं। तो अगर सवाल आपको आ भी जाए, मेरा ख्याल से वो 2 NF तक कन्वर्ट करवाएगा, 3 थोड़ा सा टफ हो सकता है। हाँ, आगे जाके शायद वो कन्वर्ट करवाना शुरू कर दे 3 में। मगर 1 में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, 2 में बस आपने प्राइमरी की, जो कॉम्पोजिट प्राइमरी की है, वो क्रिएट करनी होती है। और वो कैसे क्रिएट होती है? जब आप दो प्राइमरी कीज को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को क्रिएट किया। जी। एम आई क्लियर ऑन दिस? तो इसकी एक और प्रैक्टिस हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है। ये लेक्चर आपके पास अवेलेबल भी होगा, दोबारा देखना चाहें, आज की डेट नोट कर लें, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। हाँ जी। अब आपको एक एक्टिविटी दूं, आप लोग करेंगे? अब आपसे करवाऊं, आपको यहाँ पर डाटा दूं, बताएं। आपको यहाँ पे डाटा दूं, आप लोग उसको ट्राई करेंगे? बताएं बताएं बताएं। चाहे गलत करें मगर करें जरूर। पता है मुझे, यकीन है कि आप लोगों ने घर में इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी। तो जितनी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस यहाँ पे मेरे साथ कर लेंगे, कुछ ना कुछ आपको फायदा हो ही जाएगा एग्जाम के अंदर। चले आपसे करवाता हूँ, आपसे करवाता हूँ। ठीक है। लेट्स टेक अ क्विक टेस्ट फ्रॉम यू गाइस। आपसे ये सॉल्व करवाता हूँ। मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ। ये जनाब, मैंने आपको एक टेबल दे दिया। ये मैंने आपको एक टेबल दी है। जी। ये एक टेबल है। मेरे पास स्टूडेंट आईडी है, नेम है, कोर्स है, टीचर नेम है, और टीचर का डिपार्टमेंट है। मुझे देख के बताइए, आपको ये टेबल नॉर्मलाइज्ड लग रहा है या नहीं लग रहा? पहली प्रॉब्लम क्या है इस टेबल में? सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है इस टेबल में? मुझे प्रॉब्लम बता। सबसे पहली प्रॉब्लम बताइए क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम ये है जनाब, सबसे पहली प्रॉब्लम इस टेबल में ये है कि जब आप कोर्सेज का कॉलम देखते हैं, तो एक सेल में एक वैल्यू नहीं है, मल्टीपल वैल्यूज आ रही है। अच्छा, कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है? याद कीजिएगा, ए से स्टार्ट होता है। कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है? उसका नाम ए से स्टार्ट होता है। कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है इसमें? एटॉमिसिटी। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये टेबल नॉर्मलाइज नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे इसको 1 NF में कन्वर्ट करना है, ऐसे ही दोस्त। सबसे पहले मुझे क्या करना है? इसको 1 NF में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 NF में बनाने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि मैं उसको
तोड़ दूं, यानी कि कोर्सेज को, ऑडिट को अलग कर दूं और टैक्स को अलग कर दूं। हाँ जी, आपका आंसर भी कुछ यूं ही बनता, आपका आंसर भी कुछ यूं ही आना चाहिए था। क्यों दोस्त? आपका आंसर भी कुछ यूं ही आना चाहिए था। ऐसे ही देख के बताएं जरा। ये कन्वर्जन जो मैंने 1 NF में की है, ये आपको समझ आती है? 1 NF में हो रही कन्वर्जन हमें समझ आ गई? जी, मुझे सारे फीडबैक दें। दिस वाज UNF, यानी कि अननॉर्मलाइज्ड टेबल। ये अननॉर्मलाइज्ड था। ये क्या था? अननॉर्मलाइज्ड। तो उसको आपने क्या किया? 1 NF में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल। और कोई अनोखा काम नहीं किया आपने। अच्छा, अब अब अगर आप गौर करें तो इस टेबल में एक प्राइमरी की ये है, इस टेबल में एक प्राइमरी की ये है, और स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम पे डिपेंड करता है। क्या स्टूडेंट आईडी कोर्स के नेम पे डिपेंड करता है, या क्या कोर्स नेम स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है? क्या कोर्स नेम स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है? कोर्स की इंफॉर्मेशन उस पर डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही ना। अच्छा, क्या स्टूडेंट नेम की के ऊपर पूरा टेबल डिपेंड कर रहा है? क्या स्टूडेंट जो आईडी है उसके ऊपर पूरा टेबल डिपेंड कर रहा है? नहीं। क्या मैं ये कह दूं कि स्टूडेंट नेम सिर्फ स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है? तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि एक टेबल जो बैकएंड बना होना चाहिए वो ये बना होना चाहिए, जो कि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम का हो। ऐसे ही। और एक टेबल होना चाहिए, एक टेबल होना चाहिए कोर्स आईडी और कोर्स नेम के साथ। एक टेबल होना चाहिए कोर्स आईडी और कोर्स नेम के साथ। मगर अगर आप गौर करें, अगर आप गौर करें तो मुझे मुझे क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कोर्स आईडी तो दी ही नहीं हुई। तो जब क्वेश्चन में कोर्स आईडी नहीं है तो मैं उसको यूज तो नहीं कर सकता। तो गौर से देखें, जब क्वेश्चन में कोर्स आईडी नहीं है तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता। तो अब मुझे कुछ और सोचना। स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम पे डिपेंड कर रही है, ये बात हमें समझ आती है। अब कोर्स को अगर आप गौर से देखें तो कोर्स है, एक तरफ टीचर नेम है, एक तरफ टीचर का डिपार्टमेंट है। अगर मुझे कोर्स टेबल देखना है तो क्या मैं इस कोर्स के नेम को प्राइमरी की बना सकता हूं? अगर मेरे पास आईडी अवेलेबल नहीं है तो क्या मैं इस कोर्स के नेम को ही एज अ प्राइमरी की ट्रीट कर सकता हूं? कि जब मैं ऑडिट लिखूं इसका मतलब है कामरान और इसका मतलब है कॉमर्स डिपार्टमेंट। मैं टैक्स लिखूं इसका मतलब है कामरान और इसका मतलब है कॉमर्स डिपार्टमेंट। देखे ना, यहां पे कामरान और बिलाल रिपीट हो रहे हैं, तो ये तो मेरी प्राइमरी की बन नहीं सकती। कामरान तो बहुत सारे हो सकते हैं, कामरान तो बहुत सारे हो सकते हैं, मगर ऑडिट तो एक ही है, टैक्स तो एक ही है, लॉ तो एक ही है। तो इसका मतलब है चूंकि सवाल ने ही मेरी लिमिटेशन बनाई हुई है,
तो मैं इतने टेबल को अलग कर दूंगा और इतने टेबल को अलग कर दूंगा। तो ये दो टेबलों को मैंने क्या किया, यहां कर देता हूं, इनको मैंने सेपरेट सेपरेट कर दिया। इनको मैंने क्या किया है, सेपरेट सेपरेट कर दिया। सिंपल क्या किया है, सेपरेट कर दिया। सिंपल क्या किया है दोस्त, सेपरेट कर दिया क्वेश्चन के मुताबिक। अब स्टूडेंट ने कोर्स के अंदर एनरोल होना है। स्टूडेंट ने कोर्स के अंदर एनरोल होना है, तो एक तीसरा टेबल बन जाएगा जो कि दोनों की कॉम्पोजिट प्राइमरी की से बना होगा। यानी कि इसकी प्राइमरी की कौन सी है, स्टूडेंट आईडी, और इस केस में प्राइमरी की मैंने क्या बना ली थी, कोर्स का नेम। तो तीसरा टेबल क्या बन जाएगा, तीसरा टेबल यही बन जाएगा, स्टूडेंट आईडी और कोर्स नेम। तीसरा टेबल बन जाएगा स्टूडेंट आईडी और कोर्स नेम के साथ। हाँ, अगर इस सवाल में मेरे पास कोर्स आईडी मौजूद होता तो मैं कोर्स आईडी को यूज करता। प्लीज नोट दिस पॉइंट, क्योंकि सवाल ने लिमिटेशन दी हुई है, सवाल ने मुझे कोर्स आईडी नहीं दी हुई, तो मैंने खुद से कोर्स आईडी नहीं डालनी। अगर सवाल ने लिमिटेशन दी हुई है तो मैंने खुद से कोर्स आईडी नहीं डालनी। तो मैं इस कोर्स नेम को ही एज अ प्राइमरी की ट्रीट करूंगा। तो मेरे पास जो कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनी है वो ये बन गई। मेरे पास जो कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनी है वो ये वाली बन गई। दिस इज माय टू एन एफ कन्वर्जन। दिस इज माय टू एन एफ कन्वर्जन। प्लीज नोट दिस पॉइंट, प्लीज नोट दिस पॉइंट। मैं एक ही उसमें ले आता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड करना आसान रहे। ये ले, दिस इज माय टू एन एफ कन्वर्जन। दिस इज माय टू एन एफ कन्वर्जन। एक ये सेपरेट कर दिया, ये सेपरेट कर दिया, और इसकी प्राइमरी की पकड़ी, इसकी प्राइमरी की पकड़ी, और दोनों को अलग करके एक एनरोलमेंट का टेबल बना दिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब इसी से मुझे बनाना है 3NF। अब इससे मुझे क्या बनाना है, 3NF। तो 3NF में जाने के लिए सबसे पहली चीज जो मुझे पता होनी चाहिए, 3NF में जाने के लिए सबसे पहली चीज जो मुझे पता होनी चाहिए कि ये टेबल तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। फिर ये जो एनरोलमेंट का टेबल हम लोगों ने बनाया, स्टूडेंट आईडी और कोर्स, ये भी ऐसे कैसे आ जाएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये भी ऐसे कैसे आ गया, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। मसला किधर आ रहा है, मसला आ रहा है कोर्सेज के अंदर। आप गौर करें तो इसमें तीन कॉलम्स आ रहे हैं, कोर्स, टीचर नेम और टीचर डिपार्टमेंट। कोर्स, टीचर नेम, टीचर डिपार्टमेंट। मैं ये कर सकता हूं कि कोर्सेज, अब कोर्सेज अपने अंदर क्या है, प्राइमरी की। कोर्स टीचर नेम के साथ डिपेंडेंट है और टीचर नेम टीचर डिपार्टमेंट के साथ डिपेंडेंट है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को अलग कर दूंगा, इन दोनों को अलग कर दूंगा। ये मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको, अगर आपने रट्टा लगाना है तो ये वो अलग कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं आपको। तो मैंने क्या किया, इनको अलग कर दिया, यानी कि कोर्स को और टीचर नेम को अलग कर दिया, और टीचर नेम और डिपार्टमेंट नेम को अलग कर दिया। टीचर नेम को और डिपार्टमेंट नेम को
अलग कर दिया। तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया है किसमें, 3NF के अंदर। अब ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया है, 3NF में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपको एग्जाम में सवाल आए, फर्ज कर एग्जाम में आपको यही सवाल आ जाए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि वैसे आ जाए। एक सेकेंड, थोड़ी फॉर्मेटिंग सीधी कर लूंगा। अच्छा, ले। तो अगर ये सवाल आ जाए कि आपको एक टेबल दिया हो जो कि अनफॉर्मेटेड हो इस तरीके से, तो आपने सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 1NF के अंदर। ये मैं ये चीज गायब कर देता हूँ। ये आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू 1NF। फिर आपने इसी टेबल को यूज किया और कन्वर्ट कर दिया किसमें, 2NF में। फिर 2NF के टेबल को पकड़ा और कन्वर्ट कर दिया किसमें, 3NF के अंदर। जब आप टू में कन्वर्ट करेंगे तो नॉर्मली आपके तीन टेबल्स बन रहे होंगे। जब आप थ्री में कन्वर्ट करेंगे तो नॉर्मली आपके चार टेबल्स बन रहे होंगे। रट्टे के तौर पे ये बात भी याद रखी जा सकती है कि 1NF के अलावा टू में तीन टेबल्स बनेंगे और तीन में चार टेबल्स बनेंगे। एम आई क्लियर? जी। ये एग्जाम्पल समझ आती है दोस्तों? जी, यहां तक ओके। चलें, अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ी मजीद प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर मैं आपको एक और टेबल बना के देता हूँ। ये टेबल, जी आपको टेबल नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? मुझे कंफर्म कीजिएगा। आपको ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट्स नेम, सप्लायर नेम और सप्लायर की सिटी, क्या आपको ये टेबल नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? दिस टेबल। ठीक है, तो अब ये हो गया मेरा अननॉर्मलाइज टेबल। ये हो गया मेरा अननॉर्मलाइज टेबल। ठीक हो गया। जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जांपल, दिस इज माय अननॉर्मलाइज टेबल। अब इसी टेबल को आप जरा मुझे खुद 1NF में कन्वर्ट करके दें, शाबाश। इसी टेबल को अब आपने मुझे 1NF में कन्वर्ट करके देना, शाबाश करें, शाबाश, खुद ही करें। सेम टेबल को कन्वर्ट करें इनटू 1NF जल्दी से। हो गया? हाँ जी, कन्वर्ट हो गया। आपका आंसर कुछ यूं आना चाहिए। योर आंसर शुड बी समथिंग लाइक दिस। याद रखिएगा, 1NF में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो एक ही टेबल बनता है।
एक ही टेबल बनता है। जी दोस्त, ऐसे ही। इज दिस ओके? ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट्स नेम, प्रोडक्ट्स, सप्लायर नेम और सप्लायर सिटी। ये वाला कॉलम खत्म कर देते हैं। ठहर, ये कॉलम को हम उड़ा देते हैं यहाँ से, एक सेकंड। दैट कैन क्रिएट सम कंफ्यूजन। ले। जी। एम आई क्लियर नाउ? डन हो गया जी? क्या आप सब ने इसको कन्वर्ट कर लिया इनटू वन एन एफ? अच्छा। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है टू एन एफ में। अब अगर मुझे इसको टू एन एफ में लेके जाना है, अगर मुझे इसको टू एन एफ में लेके जाना है, तो सबसे पहले जो आसान काम है वो कर लेता हूँ। ऑर्डर आईडी पकड़ूंगा। क्या पकड़ूंगा? ऑर्डर आईडी पकड़ूंगा। और ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी कस्टमर नेम, ऑर्डर आईडी कस्टमर नेम, ऑर्डर आईडी कस्टमर नेम पकड़ूंगा। जैसे यहां पे किया था, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम पकड़ा था ना यहाँ पे। तो एक पकड़ लूंगा ऑर्डर आईडी और कस्टमर नेम। यहाँ पे ऐसे निकाल लूंगा। तो एक तो ये बन गया मेरे पास। अच्छा, एक मेरे पास बन गया ऑर्डर का टेबल। एक मेरे पास बन गया ऑर्डर का टेबल। अब अगर आप गौर करें तो प्रोडक्ट नेम, सप्लायर सिटी, सब प्रोडक्ट आईडी मेरे पास मेंशन नहीं है। मेरे पास सवाल में प्रोडक्ट आईडी मेंशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? प्रोडक्ट नेम को यूज कर लूंगा एज प्राइमरी की। तो दूसरा टेबल मेरे पास आ गया कुछ ये वाला। दूसरा टेबल मेरे पास आ गया कुछ ये, इस तरीके से। दूसरा टेबल मेरे पास आ गया कुछ इस तरीके से। और एक मैं बनाऊंगा कॉम्पोजिट। और कॉम्पोजिट कैसे बनता है? दोनों प्राइमरी कीज के साथ, यानी कि ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट नेम के साथ। एक बना लूंगा ऑर्डर आईडी और यहां से उठा लूंगा प्रोडक्ट नेम। डन। ठीक शो? हाँ जी, ठीक शो। प्लीज कंफर्म कीजिएगा। अब इस एग्जांपल में मेरे पास ऑर्डर आईडी, ये ऑर्डर आईडी, और इसी के साथ ये जो प्रोडक्ट नेम है, ये मेरे बन गए हैं। ये मेरे बन गए हैं। क्या बन गए हैं? ये मेरे बन गए हैं कॉम्पोजिट प्राइमरी की। और अब मुझे खोलना है, या इसी में कन्वर्ट करना है, इसी को कन्वर्ट करना है किसमें? थ्री एन एफ के अंदर। तो थ्री एन एफ में अब टेबल कितने बनने चाहिए? चार। कितने बनने चाहिए? चार। तो अब अगर मुझे चार टेबल बनाने हैं, तो ऑर्डर आईडी और कस्टमर नेम में तो कोई चेंज नहीं ना आएगा, ये तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। दूसरी तरफ ऑर्डर डिटेल्स और, यानी कि ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट नेम में भी दो ही चीजें हैं, तो ये भी इधर आ जाएगा। हाँ, अब देखिए, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर सिटी। प्रोडक्ट नेम और सप्लायर नेम को अलग किया जा सकता है। प्रोडक्ट नेम और सप्लायर नेम को अलग किया जा सकता है। और
इसी तरह सप्लायर नेम और सप्लायर सिटी को मैं अलग कर दूंगा। सप्लायर नेम और सप्लायर सिटी को मैं क्या कर दूंगा, इसको अलग कर दूंगा, इसको अलग कर दूं। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपको। एक सेकंड। ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट नेम हो गया, और सप्लाई नेम और सप्लायर सिटी को अलग कर दूंगा, यानी कि इनको अलग से डेटाबेस में उतार दूंगा, इनका अपना टेबल बना दूंगा। दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। टैक्स जोन लाहौर, प्रिंट वर्ल्ड कहाँ से आता है? कराची से आता है। प्रिंट वर्ल्ड कहाँ से आता है? कराची से आता है। तो यूं ये मेरे पास बन गया। थोड़ा सा मैं इसको रिफाइन कर देता हूँ, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग ठीक कर देता हूँ। लैपटॉप माउस प्रिंटर कीबोर्ड, लैपटॉप माउस प्रिंटर कीबोर्ड, टेक्स्ट जोन प्रिंट वर्ल्ड टेक्स्ट जोन, ठीक है। ऑर्डर आईडी का जो टेबल है उसको थोड़ा सा उसको चेंज कर लेता हूँ, ताकि आप उसको अच्छे से देख सकें। चलो, फॉर्मेटिंग भी हो गई। ले दोस्तों, दिस इज हाउ। अगर सवाल आ जाए, तो ये आईकैप का कोई भरोसा नहीं है, उसने किसी ना किसी अटेम्प्ट में आपसे पूछ लेना है। मैं आपको बता दूं, तो अगर ये सवाल आ जाए कोई 4-5 नंबर का, तो आप वहां पे नंबर लेने के काबिल हो जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। डन गाइस। अननॉर्मलाइज्ड 1NF और 2NF और 3NF। ओके हो गया? हाँ जी, ओके है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चल, बेहतरीन हो गया। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब जरा अगली बात कर लेते हैं। चैप्टर 5 पे चलते हैं जरा। चैप्टर 5 के MCQs को देखते हैं। चैप्टर 5 के जो MCQs हैं वो ओपन कर लेते हैं। देखिए, प्रोडक्ट नेम का और सप्लायर सिटी का बन ही नहीं सकता ना, दोनों आपस में डिपेंडेंट ही नहीं है। प्रोडक्ट का नेम यानी कि लैपटॉप, और एक तरफ आप कह रहे हो कराची। लैपटॉप का कराची का आपस में कोई रिश्ता बन रहा है? कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा। सप्लायर का नेम सप्लायर की सिटी के साथ जरूर रिश्ता बन सकता। तो आपने रिश्ता तलाश करना है 2NF में, और 3NF में आपने देखना है कि रिलेशन कहाँ कहाँ पे बन सकता। ठीक है, चलें जी। आई होप आपको चैप्टर नंबर 5 कुछ कुछ याद होगा। तो करें इसके MCQs। कुछ कुछ है यार चैप्टर नंबर 5? DBMS। चल, ये पहले 5 MCQs आपके सामने, जरा इसको सॉल्व कीजिएगा। ये 5 MCQs आपके सामने, इनको सॉल्व करें, शाबाश। जी हो गया। आसान ही है। शो नहीं हो रहा? अच्छा, एक सेकंड। अब करें। देखें, अब आपको शो हो रहे होंगे।
चलिए अब करें सॉल्व। चलिए अब करके बताइए। करके बताइए व्हाट इज द आंसर। 5 MCQs का आंसर बता दें। हाँ जी दोस्तों, मुझे बताइएगा 1 से लेके 5 तक आपने सॉल्व कर दिया होगा। तो क्या आपका आंसर BBABD आ रहा है? क्या आपका आंसर BBABD आ रहा है? बी, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और फिर डी, ऐसा ही है? क्या आपका आंसर ये आ रहा है? सबका यही है? सारे इस बात पे सहमत है? चले अब जरा इसको सॉल्व कीजिए। ये इकट्ठे सॉल्व कर लें, थोड़े से ही हैं। 6 से लेके 11 तक ये 1 गो में सॉल्व कर लो। इन पांचों को, इन 6 को 1 गो में सॉल्व करें, शाबाश।
जी जनाब। क्या सिक्स सेवन्थ और एट्थ का आंसर, सिक्स सेवन्थ और एट्थ का आंसर बी है? सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ का आंसर बी आ रहा है आपके पास। और इसी तरह नाइन टेन इलेवन में नाइन और टेन सी है, नाइन और टेंथ सी है, और आखिरी वाला डी है। अच्छा, वैसे ये जो ट्रांजिशन लाइफ साइकिल है ना, ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं अपने अपनी फाइल में, इसको वैसे डिलीट कर दें। जो आखिरी एमसीक्यू ना, एमसीक्यू नंबर 11, ये भाई के अपने निकाल दिया हुआ है, तो ये खत्म किया जा सकता है, तो आप की 10 तक गिरा है। ठीक है। जी दोस्त, यहां तक ओके? यहां तक और क्लियर? कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई मसला, कंफ्यूजन है तो बता दें। आई गेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, वी आर ऑल डन हियर। आर वी डन? चले, विद दैट बीइंग सेड, जो रीसेंट पेपर का सवाल है वो देख लेते हैं। रीसेंट पेपर में आई के आपने जो पूछा था, वो एक दफा देख लेते हैं, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। हाँ जी, रीसेंट पेपर में कोई एमसीक्यू मेरा नहीं ख्याल कि इसने पूछा था, और नहीं है। मगर एक सवाल आया हुआ है ये, 2A, दिस क्वेश्चन 2A, क्वेश्चन वाज इंटरेस्टिंग। जी, चैप्टर 2 फास्ट ट्रैक में मैंने कल स्टार्ट करवा दिया था, आज उसका डे 2 है। क्वेश्चन वाज इंटरेस्टिंग। 6 नंबर और 6 नंबर, 12 नंबर का सवाल था। और इसमें आपने करना ये था कि जो स्कीमाज है ना, उनसे ये आंसर सॉल्व होना था। यानी कि आर्किटेक्चर से, स्कीमा से ये आंसर सॉल्व होना था। इन अदर वर्ड्स, जो आपका चैप्टर है 5, अगर मैं वो साइड बाय साइड ओपन करूं, तो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, ये 3 लेवल स्कीमा, यहां से एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल, ये बातें उसने टेस्ट करवाई है आपसे, ये बातें उसने आपसे पूछी हैं। सवाल को रीड कर लेते हैं। कहता है, ट्रेपेजॉइड एयरवेज आफ्टर प्रोवाइडिंग डोमेस्टिक ट्रैवल सर्विसेज विद इन पाकिस्तान फॉर 1 ईयर, 1 साल तक वो सर्विसेज देते आए हैं, हैज रिसेंटली कमेंस्ड इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस टू मिडल ईस्ट। यानी कि एक एयरवेज है, आसानी के लिए पीआईए की बात कर लेते हैं। पीआईए आफ्टर प्रोवाइडिंग डोमेस्टिक सर्विसेज इन पाकिस्तान, कहता है पहले पीआईए से तो पाकिस्तान में डोमेस्टिक ट्रैवल सर्विसेज देता था, अब उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम्स और फ्लाइट शुरू कर दी है मिडिल ईस्ट तक। पीआईए की जो डेटाबेस मैनेजमेंट है, वो स्टैंडर्ड 3 लेवल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है, जो कि एनजी और स्पार्क का है। However, employees of TA या employees of PIA have reported several issues, जिनको समराइज किया गया इन 4 पॉइंट्स में। पहला इशू क्या है? टू डिफरेंट पैसेंजर्स वर एबल टू बुक द फ्लाइट सेम सीट, यानी कि दो डिफरेंट पैसेंजर्स ने सेम सीट बुक कर ली।
The system accepted both entries without generating an error message, resulting into duplication of seat allocation. ये ना अक्सर जब आप सिनेमा की टिकट बुक करवाए ना ऑनलाइन, तो सेम टिकट आपके पास भी होती है, और फिजिकल बंदा भी जब पहुंचता है सिनेमा तो उसको भी कभी कभी सेम टिकट दे दी जाती है। कभी हुआ आपके साथ ऐसा कि एक ही सीट की दो टिकटें हैं? मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ था कि एक ही टिकट मेरे पास भी थी, मैंने ऑनलाइन बुक की थी, और जब मैं वहां पे पहुंचा तो पता चला कि वही टिकट उन्होंने आगे किसी और को भी दी हुई है। तो ये जो पहला मसला है, अब अगर आप गौर करें, ये पहला इशू कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर है। ये पहला इशू किस लेवल के ऊपर है? कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर है। ये पहला इशू किस लेवल के ऊपर है? कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर की गड़बड़ है ये। तो इनको क्या करना चाहिए? इनको एक यूनिक कंस्ट्रेंट लगानी चाहिए ताकि सीट नंबर डुप्लीकेट ना हो। यूनिक कंस्ट्रेंट लगानी चाहिए। अच्छा, दूसरा, a recently inducted junior flight attendant was able to view a screen in the crew displaying hourly pay rates of senior pilots. Although access to such information was restricted and authorized for senior management only, भाई आप एक बंदे को वो चीज दिखा रहे हैं जो कि उसके काम की नहीं है, तो ये किस लेवल का मसला है? याद करें, यूजर व्यू हमने कहाँ देखा था? एक्सटर्नल लेवल पे देखा था। तो इसका करेक्टिव एक्शन क्या होना चाहिए कि आप उसके व्यू को रिस्ट्रिक्ट करें ताकि कोई भी बंदा गैर जरूरी चीजें अपने स्क्रीन के ऊपर ना देख सके। सैलरी वाली बातें शुड बी स्ट्रिक्टली एक्सेसिबल टू ओनली ऑथराइज्ड पर्संस, नॉट टू एवरीवन। Following the commencement of international operations, booking staff observed that there is no designated field available to store passengers' meal preferences. क्या आपने चिकन खाना है, आप वेज है, नॉन वेज है? तो कोई ऐसी फील्ड नहीं थी जहां पे वो एंट्री डाल सके, जहां पे वो ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर सके। इट मींस कि ये मसला भी किधर का है? कंसेप्चुअल लेवल का मसला है। इसको ठीक कैसे किया जाएगा कि आपने एक नया फील्ड, एक नया एट्रीब्यूट, एक नया कॉलम ऐड कर दें, एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर दें। अच्छा, डेटाबेसेस में ना कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। कॉलम को एट्रीब्यूट के नाम से भी पुकारा जाता है। और चौथा है, पैसेंजर डाटा इज स्टोर्ड इन अनएनक्रिप्टेड फॉर्म विच इज नॉन कंप्लायंस। अनएनक्रिप्टेड में रखा हुआ है डेटा, जो आपने रखा हुआ है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, एनक्रिप्टेड नहीं है। डाटा की प्लेसमेंट उस जगह पे की हुई है जो कि एनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है। तो ये इंटरनल लेवल का मसला। एक्सटर्नल होता है यूजर का व्यू, कंसेप्चुअल होता है मेन डेटाबेस, इंटरनल मींस स्टोरेज। तो अगर आपने एनक्रिप्टेड स्टोरेज नहीं रखी हुई, इट मीन्स कि ये मसला किस लेवल पे आ रहा है? इंटरनल लेवल पे आ रहा है। तो बड़ा इजी ये क्वेश्चन है, और ये 6 मार्क्स हासिल करना बहुत आसान थे। गालिबन 2 नंबर होंगे लेवल्स को बताने के, यानी कि 0.5 ईच, और 1 नंबर होना चाहिए करेक्टर एक्शंस को लिखने के लिए, यानी कि 4 मार्क्स। फिर इसी के सेकंड पार्ट में वो कहता है कि जो आपने ऊपर लेवल्स को आइडेंटिफाई किया है उनको एक्सप्लेन कर दें और उनके बारे में कुछ बातें बता दें। तो आपने क्या किया? एक्सटर्नल लेवल को डिफाइन कर दिया, उसके फीचर्स लिख दिए। कंसेप्चुअल को डिफाइन किया, उसके फीचर्स लिख दिए। इंटरनल को डिफाइन किया और उसके फीचर्स लिख दिए। तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी था। जो उसका पार्ट बी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पार्ट ए थोड़ा सा लॉजिकल है। अगर आपको व्यूज क्लियर है तो मसला नहीं था। दिस वाज द क्वेश्चन जो कि रिसेंटली 12 नंबर। अब देखिए ये 12 नंबर कितने इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक टॉपिक आता है, अगर आपने 2 सफ़े तैयार किए हुए हैं तो उसके आपको 12 नंबर दिए गए। कितने मार्क्स दिए गए? 12 नंबर दिए गए। है ना मजे की बात? भाई लोग, मजे की बात है या नहीं? 12 नंबर।
मुफ्त के 12 नंबर है। तो अब चूंकि ये एरिया टेस्ट उसने कर लिया है, तो मुझे लगता है कि इस दफा जो वो पेपर बनाएगा, अब वो कंपोनेंट से सवाल पूछ सकता है, वो ये एडिशनल फीचर से सवाल पूछ सकता है। ये चार प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी टाइम पे टेस्टेबल। डाटा इंडिपेंडेंस से इस तरह का सवाल बन सकता है। ये जो भी उसने लास्ट टाइम पूछ लिया है, इसके टेस्ट होने के चांसेस थोड़े से कम है। मगर जो रिमेनिंग चीजें हैं वो बाप ने लाजमी करनी है। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 में भी अगर मैं आपको दिखा दूं लगे हाथ, चैप्टर 6 में भी एक दफा जाकर देख लेते हैं। चैप्टर 6 में नॉर्मलाइजेशन उसने लास्ट टाइम पूछ लिया रटे में। अगर पूछने पे आएगा तो यहां से वो अ, कोई लॉजिकल सवाल पूछ लेगा। इसके ऊपर अब हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस कर ली, अगर आप कहेंगे तो दोबारा भी कर लेंगे। डाटा वेयर हाउसिंग इंपॉर्टेंट है, ये चार फीचर्स किसी भी टाइम पे टेस्ट किए जा सकते हैं। OLTP OLAP में फर्क आ सकता है, किसी भी टाइम पे पूछ लेगा। ETL का प्रोसेस पूछ सकता है, डाटा मार्ट, यानी कि इसमें से 3 नंबर 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन या 5 6 नंबर का कोई एक लॉजिकल सवाल बआसानी बन सकता है।